ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हैं। आज हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है यह भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाना हर एक जीवों के लिए या सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। सजीवों पेड़ पौधों में भोजन का पचाना आवश्यक नहीं होता है, उसमें भोजन का पाचन पेड़ पौधों में नहीं होता है, लेकिन बाकी जीवों में भोजन का पाचन आवश्यक होता है। अगर भोजन को हम पचाएंगे नहीं तो हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं वे पूर्ण नहीं होंगी। तो सबसे पहला है भोजन का पाचन में पाचन क्या है। पाचन जो है यह एक जटिल प्रक्रिया है। पाचन जो है एक जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में भोजन के जटिल अणुओं को हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं। पाचन में हम लोग भोजन के जटिल अणु जो होता है उसको सूक्ष्म छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला काम यही होता है कि भोजन के जटिल अणु जो हैं उसको सरल अणु में तोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा काम होता है पाचन के द्वारा शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब भोजन हम लोग पचाते हैं या कोई भी जीव जंतु भोजन को पचाता है तो उसको शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और तीसरा काम है इसका, ये जो पाचन की क्रिया है यह है भौतिक रासायनिक क्रिया है। भौतिक रासायनिक क्रिया कहने का मतलब होता है, भौतिक क्रिया है कि भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, मुंह में उसको हम लोग पहले डालते हैं। तो भौतिक क्रिया के अंतर्गत यहाँ दो क्रियाएं शरीर में होती हैं भोजन को पचाने में। भौतिक क्रिया के अंतर्गत कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसको दांत के द्वारा पहले पीस करके, उसको कूट पीस करके, दांत जो होता है भोजन को चबाने का काम करता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको दांत पीसने का काम करता है। तो वो आप वीडियो देख लेंगे पुराना जो पहले का था, दांत चैप्टर हम पढ़ाए थे। तो यहाँ भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो पाचन की क्रिया में भौतिक क्रिया के अंतर्गत होता है कि उसको हम लोग किसी तरह से भोजन के कण को छोटा छोटा टुकड़ा में करते हैं। तो जब ही हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, जिसको अंतर ग्रहण कहा जाता है, तो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उसको सबसे पहले दांत के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा में, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद आगे जब भोजन मुंह से आगे बढ़ता है, मुंह में भी ऐसे रासायनिक क्रिया होती है। भोजन के अणुओं के साथ रासायनिक क्रिया भी मुंह में होती है, जहां पर ग्लूकोज का पाचन होता है, अर्थात कहिए शर्करा का निर्माण होता है। यहाँ शर्करा का पाचन होता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका पाचन होता है, वो लार ग्रंथियों से। तो आगे फिर बताएंगे उसमें। तो यहाँ भौतिक क्रिया के साथ साथ रासायनिक क्रिया भी होती है, भोजन को पचाने में रासायनिक क्रिया भी होती है। और तीसरा है कि पाचन की क्रिया में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के 6 अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल। तो इसमें 3 अवयव ही भोजन में पचाने की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 ही अवयव जो होते हैं इसको पचाने की जरूरत पड़ती है। बाकी 3 अवयव जल, विटामिन और खनिज लवण, ये पचाने की आवश्यकता नहीं होती, इसको पचाया नहीं जाता है, बल्कि ये आहार नाल में अवशोषित होता है जाकर के, जो बाद में रक्त में मिल जाता है। तो भोजन पाचन जो हुआ ये इसका हम लिखे हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। पाचन के द्वारा शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है या प्रक्रिया है। पाचन में भोजन के 3 अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, जबकि जल, विटामिन और खनिज का अवशोषण होता है। देखिए आगे है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको परिभाषित करते हैं
भोजन के पाचन में जुड़ा आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। आहार नाल कहते हैं मतलब भोजन जहां से हम लोग ग्रहण करते हैं यह नली पूरा नीचे तक जाता है, मतलब आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है। तो वो पूरा नली की जो लंबाई है उसमें बहुत से अंग होते हैं, आहार नाल के बहुत से अंग होते हैं। उसके अलावा कुछ ग्रंथि उसमें काम करते हैं, जैसे लार ग्रंथि है, मुंह से ही शुरू होता है भोजन का पाचन, तो लार ग्रंथि है। इसके बाद यकृत है, वो भी एक ग्रंथि है। पित्त की थैली है, वो भी एक ग्रंथि है। तो इस तरह से अग्न्याशय है। तो जो भी ग्रंथि उसमें भाग लेता है, ये सभी ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से और आहार नाल, पूरा आहार नाल की लंबाई को ही ये पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र में और भी बहुत से भाग हैं शरीर के। आगे हम बता रहे हैं पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों को मिला करके पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, जहां से भोजन पचना शुरू होता है, जहां से हम लोग दांत के द्वारा पीसते हैं। अंतर्ग्रहण जब भोजन में होता है, अंतर्ग्रहण जब भोजन का होता है तो मुंह में ले जाते हैं, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहला है मुख गुहा। ये मुख गुहा कहने का मतलब गुहा कैविटी बोलते हैं, माउथ कैविटी। कैविटी मतलब जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं। दूसरा है ग्रास नली या ग्रासिका, इसी को कहते हैं, या कहीं ग्रास नाल भी मिलेगा, ये ग्रास नली, ग्रासिका या ग्रास नाल कहते हैं। तीसरा है इसमें अमाशय, जिसको स्टोमक के नाम से भी जानते हैं, अमाशय। इधर यहाँ पर ये अमाशय है, नीचे में यहाँ पर हल्का सा नीचे यहाँ पर अमाशय। यहाँ भोजन जो होता है इसको स्टोमक कहते हैं अंग्रेजी में। स्टोमक मतलब अमाशय। तो हम लोग क्या समझते हैं, स्टोमक माने पेट, पूरा पेट ये नहीं, ये पेट अंग्रेजी में तो इसको बेली कहते हैं। और ऐसे बाहर से ये अमाशय जो होते हैं, ये पेट बोलते हैं, ये उदर है, बाहर से इसका नाम उदर। लेकिन ये अमाशय को अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं, इसको कहते हैं STOMACH, स्टोमक। उसके बाद है पक्वाशय या ग्रहणी, उसको कहते हैं पक्वाशय, ग्रहणी। इसको अंग्रेजी में डिवोडेनम कहते हैं, डिवोडेनम ये। उसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वास्तव में ये छोटी आंत जो है लंबाई बहुत लंबा होता है इसका, लेकिन ये छोटी आंत कहा जाता है क्योंकि ये पतला नली है और ये शाकाहारी जीव में ज्यादा लंबा होता है। शाकाहारी जीवों में भोजन को पचाने के लिए ये छोटी आंत ज्यादा लंबा होता है। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत तो वास्तव में लंबाई छोटा इसका होता है, लेकिन इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और ये मोटा थोड़ा होता है। छोटी आंत से इसका चौड़ाई जो होता है वह ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम है बड़ी आंत। उसके बाद मलाशय है। मलाशय को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टम, इसको रेक्टम कहते हैं। और इसके बाद है गुदा। गुदा को अंग्रेजी में एनस कहते हैं। तो ये पूरा नली को मिला करके आहार नाल कहते हैं, जिसकी पूरी लंबाई यहाँ मुंह से लेकर और गुदा तक की लंबाई ये लगभग 30 फीट है। पूरा लंबाई 30 फीट है। अब भोजन के पाचन में आहार नाल में बहुत से ग्रंथियों का भी काम होता है, जो पाचक ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पाचक ग्रंथि में क्या है, पहला जहां से हम लोग भोजन का पाचन शुरू करते हैं, ये भोजन का पाचन हम लोग लार ग्रंथि से शुरू करते हैं। लार ग्रंथि भोजन में लार मिलाता है और ये लार ग्रंथि से ही भोजन पचना शुरू होता है। मुंह में, माउथ कैविटी में हम लोग जब भोजन को ले जाते हैं तो ये लार वहां मिलता है और लार ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम निकलता है उससे भोजन पचना शुरू होता है। दूसरा है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अमाशय में होता है। यहाँ बताए स्टोमक, अमाशय को ये स्टोमक में होता है जठर ग्रंथि। इसके बाद आगे जब भोजन बढ़ता है तो यकृत और पित्ताशय जुड़ा रहता है। अमाशय के बाद जो पक्वाशय से जुड़ा होता है, पक्वाशय से जुड़ा हुआ है यकृत और पित्ताशय। उसके बाद आगे बढ़ने पर अग्न्याशय है।
पैंक्रियाज जिसको कहते हैं। यकृत मतलब लीवर, यकृत मतलब लीवर, और लीवर से ही जुड़ा होता है पित्त की थैली, जिसमें पित्त बनता है और भोजन में मिलता है। उसके बाद है अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाते हैं। और अगला है आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि कहने का मतलब कि आंत में भी बहुत से छोटे छोटे ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। यह आंत्र ग्रंथि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। भोजन के पाचन में मुख गुहा सबसे पहला भाग है जहां से भोजन पचना शुरू होता है। तो मुख गुहा में भोजन का पाचन करने के लिए सबसे पहला तो है कि दांत से उसको हम लोग भौतिक क्रिया के द्वारा उसको पीसते हैं। इसके बाद मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां भी होती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि है जो कान के पास रहता है। इसमें 3 जोड़ा लाल ग्रंथि में एक जोड़ा जो है दोनों तरफ कान के पास है, कनपट्टी जिसको बोलते हैं। ये कनपट्टी के पास है ये 3 जोड़ा लाल ग्रंथि। इसमें एक जोड़ा जो है ये कनपट्टी के नीचे यहाँ पर एक जोड़ा होता है पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ा होता है लाल ग्रंथि और ये 20% लार का स्राव करता है। एक दिन में टोटल लार 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। दिन भर में यह लार का स्राव कितना 1.5 लीटर होता है, जिसमें से पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ा होता है। ये 20% लार का स्राव करता है। इसके बाद दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। इस ग्रंथि के द्वारा यह ग्रंथि वास्तव में होता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि जो है ये यहाँ पर ये गर्दन जो जुड़ता है, जहां पर जबड़ा जहां है ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा का जोड़, यहाँ पर ये सबमैंडिबुलर ग्रंथि जिसमें से 65 से 70% तक लार का स्राव होता है। और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। यह सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे बड़ा पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि जो है ये सबसे छोटा होता है, जिसमें मात्र 5 से 10% तक ही लार का स्राव होता है। और लार में 98% जल होता है। लार में जल की मात्रा 98% होता है। एक दिन में लार का जो स्राव होता है वह 1.5 लीटर होता है। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं उस समय लार का स्राव ज्यादा होता है। भोजन करते समय लार का स्राव ज्यादा होता है और रात में जब हम लोग सो जाते हैं तो लार बनना कम हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति में लार ज्यादा बनता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो एकदम पूरा लार इतना निकलता है कि वो दिन भर उससे चूते रहता है। तो क्या करते हैं, उसको गर्दन में कपड़ा उपड़ा बांध देते हैं, रुमाल बांध देते हैं। उसमें छोटा बच्चा में लार ज्यादा बनता ही है। छोटा बच्चा में वास्तव में लार ज्यादा बनता है, इसीलिए उसमें लार ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और उस लार को हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, कपड़ा बांधते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई बर्तन टांग दे तो भर जाएगा पूरा बर्तन उससे, तो इतना लार छोटा बच्चा में निकलता है। किसी किसी बड़ा व्यक्ति में भी होता है कि अगर सो जाए वो आदमी तो पूरा लार चू करके कनपट्टी तक चलाता है। या कोई आदमी हमेशा, जैसे बड़ा आदमी भी यहाँ सो जाते हैं तो उसमें लार बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो लार का काम होता है भोजन को पचाने में। अब है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। कौन कौन एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में 4 तरह का एंजाइम होता है। पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम है यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है। जैसे हम लोग भोजन जो करते हैं उसमें बहुत से जीवाणु भी होते हैं, तो लार में पहला एंजाइम निकलता है वह है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है। दूसरा है टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन सबसे प्रमुख एंजाइम है, ये हमेशा परीक्षा में आता है टाइलिन के बारे में। तो टाइलिन का दूसरा नाम एक और कहते हैं हम लोग लार एमाइलेज। इसका नाम दूसरा नाम लार एमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है।
कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। मतलब हम लोग जो ग्लूकोज खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसका पाचन मुंह में शुरू हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट खाने का मतलब मंड या जो भी हम लोग खाते हैं, इसको पचाने के लिए ये पचाता क्या है, जैसे बहुत सारी चीज है उसमें है कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी ज्यादा देर तक हम लोग खाते हैं तो मीठा लगता है। ज्यादा देर अगर रोटी को चबाते हैं, जितना चबाएंगे मीठा लगना लगता है। तो ये टाइलिन जो है उसके कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। ये मंड या इसी को कह सकते हैं चोकर। जो हम लोग खाते हैं कितना हो, अगर आटा को चाल लेते हैं तो वो चोकर है, वो जल्दी पचता है, ये टाइलिन के कारण। इसके बाद डायस्टेज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। इसके बाद है अगला, इसमें एंजाइम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये भोजन को अधिक देर तक हम जब चबाते हैं तो उसमें म्यूकस नाम का एंजाइम जो है लार से निकलता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो लार जितना ज्यादा मिलता है, भोजन उतना ही जल्दी पच जाता है। ये भोजन को पचाने के लिए लार बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति में लार नहीं निकलता है तो उसमें भोजन जल्दी नहीं पचता है। इसमें भोजन में जब लार मिल जाता है तो वो भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। भोजन को पचाने के लिए लार इतना आवश्यक है। लार जब मिल जाता है तो उस भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। उसका नाम है, जब लार मिल जाता है तो उस भोजन को बोलस कहते हैं। अगर ये बोलस का निर्माण ना हो तो आगे जो लार ग्रंथ मुंह के बाद जो भोजन जाता है वह आगे जो नली में जाता है, जिसको ग्रास नली हम बताए। ग्रास नली में अगर भोजन बोलस के रूप में नहीं जाए तो वह सीधा जाने में कहीं फंस सकता है। ये लार जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिकना कर देता है। और शराबी व्यक्ति जो होता है वह है, शराबी व्यक्तियों में यह लार में जो ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि, उसको यह प्रभावित करता है। लार ग्रंथि को ये पहला इसको याद रखना है आप लोग को कि जब हम मुंह में भोजन को ले जाते हैं, चबाते हैं, तो लार जब मिल जाता है उसमें, तो उस लार मिले भोजन का नाम बोलस होता है। याद रखना है आप लोग को, एक दिन में 1.5 लीटर लार लगभग स्रावित होता है, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। जीवाणुनाशक लाइसोसोम होता है एंजाइम, जीवाणुओं का नाश करता है। जैसे मान लेते हैं छोटा बच्चा अगर खेलते रहता है, बहुत सारा चीज उठा करके मुंह में डाल लेता है, तो उसमें तो जीवाणु रहता है। तो यह लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम जीवाणुनाशक होता है। लाइसोजाइम जो होता है उस जीवाणु को मारने का काम करता है। नहीं तो अगर छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर भोजन करता है, जीवाणु उसके शरीर में जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो ये लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुनाशक है। टाइलिन, जिसको लार एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। डाइस्टेज भी वही काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। और जब ये सब मिल जाते हैं भोजन में, उसको दांत से पीस देते हैं, छोटे छोटे कणों में उसको कर देते हैं, तो लार मिलने के बाद उसका नाम बोलस, उसका नाम हो जाता है बोलस। तो आज का क्लास इतना ही। इसके बाद अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।